आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों और उपचुनाव से पहले बीजेपी में मचे घमासान की। एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं। प्रदेश के दोनों बड़े दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने में लगे हुए हैं, मगर बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है। सिंधिया के साथ कांग्रेस और विधायकी छोड़कर बीजेपी में आए लोगों को टिकट मिलना चाहिए, यह फरमान आला कमान का है। मगर 2018 में इन्हीं लोगों से हारने वाले बीजेपी के सारे दिग्गज सीट छोड़ने को तैयार नहीं। उधर कांग्रेस एक बार फिर कहने लगी है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनावों की रणभेरी बज चुकी है। इन्हीं उपचुनावों के नतीजे तय करेंगे कि एमपी की सत्ता किसके पास रहेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा। इसीलिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उपचुनाव में परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। परेशानी बीजेपी के लिए ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां 2018 में कांग्रेस विधायकों से हारे बीजेपी प्रत्याशी एक बार फिर अपने लिए टिकट चाहते हैं। तो वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया खेमे के नेताओं को टिकट देना पार्टी की मजबूरी है। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर 2018 में हारे प्रत्याशियों से साफ कह दिया कि मंत्री और विधायकी छोड़कर आए नेताओं को टिकट मिलना चाहिए। जिसके बाद हाट पिपलिया सीट से पूर्व विधायक दीपक जोशी ने इस फैसले पर सहमति जताई। देखो, कांग्रेस पास कोई बचा है इस प्रदेश के अंदर? कांग्रेस के पास जनता ने कांग्रेस को दुत्कार दिया। कांग्रेसी इसके अलावा दूसरा और काम क्या कर सकते हैं? इसलिए कोई लेना देना भारतीय जनता पार्टी के ये जमीनी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता आधारित संगठन है। इसलिए किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं। दीपक जोशी सहज तौर पर कार्यालय मिलने आए थे। अध्यक्ष से क्या बात हुई आपकी? संगठन की बात है। भाई साहब, अब सुहास जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। संगठन की बात है। चुनाव है, उस चुनाव पे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दीपक जोशी 2018 में जिन मनोज चौधरी से हारे थे, यानी अब बीजेपी से वही प्रत्याशी होंगे। मगर ये तो एक सीट की कहानी है। बाकी की सीटों पर बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बीजेपी के पुराने प्रत्याशी अभी भी अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। चुनौती इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस फिर दावा करने लगी है कि बीजेपी के कई नाम उनके संपर्क में हैं। जो भी स्थिति बनेगी, इन स्थितियों के अंदर ये दिख रहा है हमको कि कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट लड़ेंगे, चाहे वहां से बीजेपी से आके लड़े या कांग्रेस के लड़े, ये सब जीतेंगे। क्योंकि कांग्रेस में भी हर सीट पे 10-10 टिकट मांगने वाले होते हैं। दीपक जोशी का स्टेटमेंट आया कि हमारे लिए विकल्प खुले हुए हैं। बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन विकल्प खुले हुए हैं। राजनीति को बोलता नहीं है, जब विकल्प मिलता है तब वो निकल जाता है। एमपी में होने वाले उपचुनाव कितने अहम हैं और इससे सरकार की सेहत पर कितना गहरा असर पड़ेगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। मगर सवाल ये है कि अपनी सरकार और विधायक खो चुकी कांग्रेस के पास क्या चुनाव से पहले वाकई कोई तुरुप का इक्का है जो उपचुनाव से पहले ही दिखाया जाएगा? सवाल ये भी, क्या ये इक्का इस बार विरोधी खेमे से लिया गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो ये आपने एक डिटेल रिपोर्ट देखी और हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया कि कैसे बीजेपी के अंदर अब घमासान मचा हुआ है। जाहिर बात है, जब अपनी सरकार बन गई है और सीनियर लीडर्स हैं, कई तो जो हारे थे 2018 में इन्हीं कांग्रेस विधायकों से, हालांकि अब ये विधायकी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में अगर सीट मिल जाए, मंत्री पद मिल जाए, ये किसे मंजूर नहीं होगा? नतीजा, इन्हें मनाना, बैठाना, ये पार्टी के लिए अब चुनौती बना हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी साहब हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, और लाल सिंह आर्य साहब पूर्व मंत्री हैं, गोहद सीट से विधायक भी रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह आर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहला सवाल पूर्व मंत्री जी से पूछ लूं जरा, क्योंकि सीट तो उनकी भी दांव पर लगी हुई है। लाल सिंह आर्य जी, आपके पास आ रहा हूं। 18 में आप हारे, रणवीर जाटव जीते, लेकिन एक बार फिर चुनाव हो रहा है और
आप ही से पूछता हूं, क्या आप तैयार है सीट छोड़ने के लिए अपनी? मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। रणवीर जाटव अब कांग्रेसी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में है। और 22 लोग जो कांग्रेस छोड़कर आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विचार स्वीकार किया है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा, जिसका भी नाम तय करेगा विधानसभा उपचुनाव में लड़ने के लिए, मैं पूरी तरह से पार्टी के उस प्रत्याशी को जिताने के लिए अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जहां पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, उनको जिताने के लिए पूरे प्राणपण से जुटने के लिए एक सैनिक की तरह तैयार हो। लाल सिंह आर्य जी, मैं कुछ कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। ये मन वचन कर्म तीनों से आप रणवीर जाटव को सपोर्ट करेंगे अगर टिकट मिलता है? 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने पार्टी के विचार, पार्टी की निष्ठाएं और पार्टी के लिए काम किया है। मैंने अपने लिए कभी कुछ मांगा भी नहीं है। पार्टी के नेतृत्व ने जब भी जो दिया है, एक सैनिक की तरह उस दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करने की कोशिश की है। मैं किसी व्यक्ति से नहीं बनाऊं, पार्टी से बनाऊं, विचार से बनाऊं। और इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, जो भी पार्टी का प्रत्याशी पार्टी तय करेगी, पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, बिल्कुल खंभ ठोककर उसको जिताने के लिए पूरी ताकत से जुटने का काम करेंगे। लाल सिंह आर्य आज पार्टी दफ्तर में नहीं गए अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए कि मैं मन वचन कर्म से आप जो प्रत्याशी तय करेंगे उसके लिए सपोर्ट करूंगा? दीपक जोशी तो पहुंच गए थे आज, या मसला कुछ और है, वो कुछ और कहने गए? नहीं, मुझे लगता है पार्टी कार्यालय हमारा एक केंद्र है जहां पर सबको मिलना जुलना होता है। पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय में जाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। लॉकडाउन का पालन करने के कारण मैं भी लगभग 2 महीने से भोपाल नहीं गया हूं, लेकिन लॉकडाउन खुलेगा मैं भी भोपाल जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा परिवार है, मेरा घर है। वहां पार्टी का नेतृत्व बैठता है, हर बातों का विचार होता है, और आगामी रणनीति चुनाव की हो, संगठन की हो, पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार का भी तय करेगा, हम पूरी तरह से सब लोग उस काम में जुटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई बिखराव नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। मैं जहां तक जानता हूं, मानव स्वभाव में कभी किसी ने कोई बात कही होगी, वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी में कभी बिखराव नहीं होता है। बीजेपी विचार है, यह पार्टी नेतृत्व जो तय करता है। अगर लाल सिंह आर्य जी आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आप अपनी गारंटी तो ले रहे हैं, लेकिन क्या आप इस स्थिति में हैं कि आप गारंटी ले सकें दीपक जोशी की, आप गारंटी ले सके जयभान पवैया की? मुझे लगता है मैं पहली बार न चुनाव लड़ रहा हूं, न चुनाव देख रहा हूं। 35 साल के राजनीतिक जीवन में लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका को संचालन किए हैं, चुनाव 5 लड़े हैं। मैंने देखा है कि कार्यकर्ता जब पार्टी का नेतृत्व तय कर देता है, वो उस काम को सिरोधार करते हुए काम में लगता है। ठीक, छोटी मोटी कोई बात कभी आती है तो मानव स्वभाव है, और पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई बात कहता है तो स्वाभाविक है, राजनीतिक नेता के कारण राजनीतिक जो नेतृत्व बैठा होता है वो सुनता भी है, उसमें से निदान भी निकलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता ऐसा है, कोई भी कार्यकर्ता ऐसा है जो पार्टी के बिखराव और पार्टी के विद्रोह की हालत में हो। पार्टी का नेतृत्व, अच्छा, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मालूम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 22 एमएलए आए हैं, तो कांग्रेस की सरकार से जो परेशान लोग थे, भ्रष्टाचार आकंठ था, किसानों की, बेरोजगारों की समस्याएं दूर नहीं हुई, 7 साल में ही लोगों का मन भर गया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो उन 22 लोगों ने कहीं ना कहीं पार्टी छोड़कर 5 साल के लिए जीत रहे थे, वो 7 साल लाल में सिंह बाहर आर्य आ जी, गए। ये जितनी बातें आप कह रहे हैं ना, ये इन बातों से निश्चित तौर पर आपकी पार्टी आला कमान को, बड़े नेताओं को बहुत राहत मिल रही होगी, और आपकी शायद वीडियो हमसे मंगवाए भी वो कि वो बाकी नेताओं को दिखाएंगे, हम दे भी देंगे। खैर, लाल सिंह आर्य जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, मेरा आपसे एक सवाल। लाल सिंह आर्य जी जलेबी को जितना सीधा बता रहे हैं बीजेपी के लिए, उतनी है क्या? क्योंकि नेता जानते हैं कि इस बार नहीं तो फिर वो 4 साल फिर नहीं, और आगे भी कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं लोगों को कंटिन्यू किया जाए। अब इस बार तो सीट छोड़ देंगे लाल सिंह आर्य जी, लेकिन गोवध से अगली बार, अभी तो कह रहे हैं खंभ ठोक के काम करूंगा, अगली बार ताल नहीं ठोकेंगे, ये कैसे तय होगा?
देखिए, लाल सिंह आर्य जो है बीजेपी के बड़े घुटे हुए नेता माने जाते हैं और अपने शब्दों को तोल मोल के बोलते हैं। दूसरा, रही कैमरे के सामने, आसिफ जी आप भी समझते हैं कैमरे सामने वो क्या बोलेंगे, जो जब बीच में पितामह की तरह वो अपनी सीट से बंधे हुए हैं। और दूसरी बात रही लाल सिंह आर्य की, तो सबको मालूम है रणवीर जाटव के और लाल सिंह आर्य के किस तरह के संबंध थे। और लाल सिंह आर्य बिल्कुल बीजेपी के कद्दावर नेता हैं अपने क्षेत्र के, और दलित के एक अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका एक वजन है। वो तो आने वाला समय बताएगा लाल सिंह आर्य जी अपने के लिए कितना सीट छोड़ेंगे और कितना काम करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, जिस तरह से भाजपा के हम मुख्यालय में बात कर रहे हैं, प्रत्याशी जो कैमरे के बाहर बात करने को तैयार है, वो जो बता रहे हैं वाकई बहुत चुनौती वाला पूर्ण मामला है। मुख्य वजह इसकी ये है कि उनका ये मानना है कि एक बार अगर यहाँ से जीत गए तो उनकी सीट तो हमेशा के लिए खत्म हो गई। उनकी राजनीति सालों से झंडा उठाते हुए आ रहे हैं, तो उनका कैरियर भी दांव पे लग गया। दूसरी बात, सबसे बड़ी उनके साथ समस्या जो हमने बात की, उन्होंने खुल के बोला भी ऑफ द रिकॉर्ड में कि हम तो मान भी जाएं, पर हमारा जो कार्यकर्ता, मैदानी कार्यकर्ता है, जो हर बात पे लड़ जाता था, कोर्ट कचहरी करता था, छोटी छोटी बात पे उन्होंने अपने व्यवसाय दांव पे लगा दिए, अपना उनका इमोशनल भावनात्मक रूप से जो उनका विरोध था वो कैसे मानेगा? जब कार्यकर्ता ही नहीं मानेगा तो हम किस बात पे जिताएंगे? हम तो अपने कार्यकर्ता के बल पे यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बात आ रही है स्थानीय कार्यकर्ता की, जो पोलिंग बूथ पे काम करेगा, जो पोलिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, वो कैसे काम करेगा? जो घर से मतदाता निकाल के लाएगा, वो नहीं मानने को तैयार है। और अब यही वजह है कि हर विधानसभा सीट पे जहां उपचुनाव होना है, कार्यकर्ताओं में सोशल मीडिया वार शुरू हो गया है। हमें कई इस तरह के सोशल मीडिया के संदेश से दलबंधु बता रहे हैं। दूसरा यही वजह थी सिंधिया समर्थकों बीजेपी में आए नेताओं की ताजपोशी, उस पर किस तरह से आजकल फेसबुक पे आत्मा परमात्मा क्या क्या कचोट रहा है, क्या क्या घसीटा जा रहा है, वो सब है। खैर हरीश जी, मेरा इस पर आपसे एक सवाल, अभी तक तो चुनौती यही थी कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए उनमें से कितनों को मंत्री बनाना है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती अब यह है कि लड़वाना किसे है। पहले लड़ना वाना तय कर लें, उसके बाद फिर देखेंगे कौन जीता, कौन मंत्री बन रहा है। वो समीकरण अभी सुलझा नहीं, नई चुनौती पार्टी के सामने। आसिफ जी, एक कदम और बढ़ गई आज चुनौती। आज जो अभी अंदर की खबर आई है वो एक खबर चुनौती बन गई। 22 के 22 विधायक बोल रहे हैं कि हमको मंत्री बना दो 6 महीने के लिए, हम चुनाव जीत जाएंगे। बोले अगर हमें चुनाव जिताना है तो मंत्री बना दो, 6 महीने बाद हटा देना हमें। ये नई चुनौती सामने आ गई है। पार्टी के अंदर जो आलाकमान है, जो बात चल रही है हमारी, और जो हमारे अंदर खाने की खबर है, वो कंफर्म ही खबर आ रही है। 22 के 22 बोल रहे हैं हमें 6 महीने के लिए मंत्री बना दो, हम चुनाव जीत जाएंगे, आप हटा देना, बाद में अपने लोग बना लेना मंत्री। तो ये नया संकट पैदा हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन जिस तरह का दबाव बन रहा है उससे कहीं ना कहीं परेशानी है। यही वजह है कि कोरोना के चलते ही भले ही मंत्रिमंडल ना बनाओ, लेकिन अंदर की वजह है कि मंत्रिमंडल बनाना भाजपा के लिए टेढ़ी कीर साबित हो रही है। किसे नाराज करें, किसे मनाएं। अब लाल सिंह आर्य की बात करें, लाल सिंह आर्य कद्दावर नेता हैं, भले चुनाव हार गए हो, अपने क्षेत्र में अपना वजूद रखते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं संगठन में पद देके उनका एक दलित अपना वो रहता है, उनका जो पूरा एक दलित नेतृत्व तो डील करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बड़े संगठन में बड़ा पद देने की बात कही गई है, तो उनको वहां एडजस्ट करेंगे। तो जो कितने एडजस्ट करेंगे, लेकिन अब समस्या आ रही है 22 विधायक, आपके 10 मंत्री। मैं लौट रहा हूं आपके पास, और इस वक्त कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जीतू जी, बहुत स्वागत है आपका। और जीतू जी, आपके साथ साथ लाल सिंह आर्य साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। पटवारी साहब, आपसे पहला सवाल, जब सरकार में उथल पुथल हो रही थी, जब सियासी उथल पुथल थी मध्य प्रदेश में, उस वक्त हर दूसरा बड़ा नेता कांग्रेस का एक बात कहता था कि आप देखिए हमारे पास, हमारे संपर्क में बीजेपी के बहुत सारे नाम हैं। वो दावे बहुत भारी भरकम थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। रूप के इक्के फिर वो कहां छिप गए जिनका आप जिक्र करते थे, मुख्यमंत्री जिक्र करते थे, क्योंकि आज फिर वही दावे हैं कि उपचुनाव की तारीखें आने दीजिए, आप देखिएगा बीजेपी के कई नाम हमारे संपर्क में हैं। दो बातें महत्वपूर्ण, जो चीजें, जो समय, जो पानी बह गया, उस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं। ठीक। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मिस्टर विभीषण और ये जो 22 के 22 विधायक इधर से उधर गए हैं, पूरे प्रदेश की जनता को और एक एक मतदाता को पता है कि ये बिक कर गए हैं, बिकाऊ लोग हैं, इसमें तो नो डाउट। ये तो आप भी कहते हैं, मेरे ख्याल से लाल सिंह आर्य जी भी यही कह रहे होंगे कि भैया जो हमारे पास आदमी आया वो बिका हुआ है। आपके सामने जो चुनाव लड़ा था वो बिक कर हमारी पार्टी में आया है। मेरे ख्याल से उनने खरीदा है, लाल सिंह आर्य जी ने, वो बता देंगे अगर ओरिजिनल में उनसे पूछोगे तो। बहुत अच्छे इंसान है लाल सिंह जी, हमेशा सच की बातें करते रहते हैं। सवाल है कि इन्होंने उस मत को बेचा जो इनको मिला था, तो इनको वापस वोट कैसे दे? यही कारण है कि आपको एपिसोड करना पड़ा
जिसमें ये कहा गया कि 22 के 22 विधायकों को बीजेपी को टिकट देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? अब जनता उनको हरा रही है, बीजेपी को टिकट देनी पड़ेगी, मिस्टर विभीषण का उन पर प्रेशर है। तो मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश के लिए एक अस्मिता का सवाल है, यहाँ के लोकतंत्र की एक आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक चुनौती और संदेश है। और जिस तरीके के हालात मध्य प्रदेश में कोरोना इस महामारी के बाद आया, कोरोना महामारी इस पूरे संकट, राजनीतिक संकट के साथ साथ आया, तो ये लोग कोरोना की लड़ाई के लड़ते लड़ते मध्य प्रदेश के भविष्य की राजनीतिक गत के लिए पूरे प्रदेश में फैला दिया। भविष्य की राजनीति का एक सवाल जीतू जी मैं आपसे और पूछ रहा हूं, और ये मैं आपको बता भी दूं, हरीश दिवेकर हमारे एसोसिएट एडिटर एक बड़ी अंदर की खबर बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप तो कह रहे हो कि दबाव इस बात का है कि 22 के 22 को टिकट दो। वो बता रहे हैं कि अंदर खाने जो बात चल रही है, जो जुगाड़ चल रहा है, वो ये कि 22 के 22 को आप मंत्री बना दो, भले ही 6 महीने के लिए सही, उपचुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद हटा देना। फिर कैसे लड़ेंगे पटवारी साहब? राजनीतिक लालच और राजनीतिक सत्ता का मोह, कुछ भी कर गुजरेंगे हम, पर हमें कुर्सी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा लालची और पद का मोही आदमी दूसरा नहीं मिला। और यही कारण है कि जिन लोगों ने अपने ईमान को बेचा है, तो नेचुरल है कि वो लालची तो है ही है, इसलिए कुछ भी करेंगे। हरीश जी ने अगर बात कही है तो बहुत गंभीरता से कही है, बहुत अंदर की खबर लाके कही है, इसी तरह का भाव है। ये मैं तो लाल सिंह आर्य बैठे हैं, हार गए चुनाव, जैसा हरीश अभी बता रहे थे, कद्दावर नेता है। हमारे मध्य प्रदेश में इनका एक नाम है, और जब हम विधानसभा में आमने सामने बात करते थे तो बहुत एक अच्छे इंसान के स्वरूप ही अपने बातें और अपना वक्तव्य देते थे। हमारी अच्छी दोस्ती है दोनों की। अब ये पूछो इनसे, ईमानदारी से भी टीवी पे तो नहीं बोल पाएंगे, इतनी हिम्मत है नहीं इनमें, पर इनसे अलग से जब बात करोगे तो ये कहेंगे कि हाँ हमने माल खरीदा है, और खरीदे हुए माल का उपयोग कैसे करना हमें निर्णय लेना है, किसको लड़ाना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको और नहीं तो बदलना है, ये हमारे ऊपर है। जैसा आपने कहा टीवी पर तो नहीं बोलेंगे, तो पता नहीं मेरे पूछने पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। लेकिन खैर मेरा वो डिबेट का टॉपिक भी नहीं कि बिके कि नहीं बिके, क्या डिस्काउंट था, क्या सेल थी, क्या रेट था। 100% बोलेंगे। लाल सिंह आर्य ईमानदार आदमी बोलेगा। ठीक है, आप कह रहे इतना जोर दे रहे, पटवारी साहब पूछ लेता हूं मैं। लाल सिंह आर्य जी, अगर आप सवाल का जवाब देना चाहें कि बिके हुए हैं क्या ये जो विधायक आपके यहाँ आए, पहली बात। लेकिन मेरा जो सवाल है जिसमें मैं ऐड कर रहा हूं, एक सवाल जो हरीश जी ने बोला कि जो बाकी के नेता हैं जो बीजेपी के 2018 में हारे, वो दलील ये दे रहे हैं कि हम तो मान जाएं, कार्यकर्ता को कौन समझाए। तो लाल सिंह आर्य के कार्यकर्ता समझ गए हैं क्या, या आपने समझा लिया है? क्योंकि इन्हीं कार्यकर्ताओं के कंधे पर बंदूक रखकर आला कमान पे फायर मारा जाएगा इस बार। आसिफ जी, मैं 2-3 बातें जो निकल के आई उस पर आपका बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं जी। एक तो जीतू पटवारी जी मंत्री रहे हैं, मुझे लगता है जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है कि बिके हुए लोग हैं, खरीदे गए हैं, मुझे लगता है एक लोकतंत्र का अपमान है, ये मान्य हानि का मामला है। और ये जो विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन मतदाताओं का कहीं ना कहीं अपमान है। एक बात तो ये, दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी कभी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करती। ये तो लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी 1 वोट से हारे तब भी किसी को नहीं खरीदा था, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के समय लोगों को खरीदा गया था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सवाल है, लाल सिंह आर्य जी, अटल बिहारी वही नेता हैं जिन्होंने इस 1 वोट के लिए कहा था कि मैं ऐसी राजनीति नहीं करता जिसमें 1 वोट जुटाने के लिए कोई भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करूं, चिमटे से भी नहीं छूंगा ऐसी राजनीति। आपने 22 जुटा लिए। तो आपका नेतृत्व जिसके चेहरा लेकर आप चुनाव लड़े थे मध्य प्रदेश में, आपने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो आपसे परेशान होकर, अपमानित होकर पूरी टीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। या खरीद फरोख्त बीच में कहां से आ गई? ठीक, खरीद फरोख्त नहीं हुई, ये तो खैर आप मानेंगे भी नहीं। और क्यों माने? अगर आपको लगता है मानना चाहिए तो आप मानेंगे, आपको लगता है नहीं मानना चाहिए तो मत मानिए। पटवारी साहब, आपसे एक छोटा सवाल। मंत्री जी एक मिनट सर, माफ कीजिए, पूर्व मंत्री जी, ये कहना है अगर इनके पास प्रमाण है तो आप कोर्ट में जाइए, आप अपराध पंजीबद्ध कराइए, यहाँ कराइए, दूसरी जगह कराइए। ठीक, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बातें नहीं करना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार से बंधा हुआ है। ठीक, विश्वास से बंधा हुआ है, कितना विश्वास है वो देख लेंगे। लेकिन यही मैं सवाल अब जीतू पटवारी साहब से पूछ रहा हूँ। जीतू जी, 22 की 22 सीटों पर पुराने खाटी कांग्रेस से ही लड़ेंगे या बीजेपी से जो आए वो भी लड़ सकते हैं?
उनके पास तो प्रत्याशी नहीं है। नहीं, 100% कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति लड़ेगा। लगातार कांग्रेस के लिए काम करना, प्रयास करना, और खासकर कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा। कैंडिडेट कौन होगा ये महत्वपूर्ण होता है, पर अभी जनता और कार्यकर्ताओं से समझ के एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वमान्यता की भावना से चुनाव में आए और पार्टी के विचार को आगे लेके जाए और इस अपमान का बदला ले। जो अपमान कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ, अपमान उस वोट का हुआ जो पहले दिया था। तो उस वोट का अपमान आम लोगों ने चुनाव क्यों हुए और क्यों हो रहा है, इसका सवाल तो जनता के बीच में है कि चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी 1.5 साल में वापस। ये लाल सिंह आर्य हार गए थे 30,000 वोट से, तो वापस वोट देना पड़ेगा जनता को, ऐसा क्यों हुआ भाई? मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आज आप थोड़ा सा लेट जुड़े हमारे साथ, लेकिन मुझे लगता है कि अहम बातें आपने जरूर कह दी हैं। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। जीतू जी बहुत शुक्रिया, लाल सिंह आर्य साहब बहुत शुक्रिया आपका, हरीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक बात तो है, जनता जब अपने विधायक को वोट देती है तो वो देती है काम के लिए, वो देती है कि ये इस पार्टी का है, मैं इसको जिताऊंगा तो इसकी सरकार बनेगी। जनता क्या इसलिए वोट देती है कि ये अपने आप से हालात भापे, उसके बाद पाला चेंज कर ले या फिर वो विधायकी से इस्तीफा दे दे। पहली बात, अगर जनता ये बात सोचती है तो हो सकता है कि वो आपसे बदला ले ले, और अगर जनता ये नहीं सोचती तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा नेता किस पार्टी से जुड़ रहा है। सारा खेल है, सारी सोच है वो इसी जनता की सोच पर है।